तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें काफी सारे नाइट्स दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि इस डीमन के ऊपर अटैक करो, हमें इसे आज यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि उन सभी नाइट्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो सभी नाइट्स उसे ही डीमन कह रहे होते हैं और उसके आसपास काफी सारी डिमोनिक आइस होती है जिससे कि वो सभी के ऊपर नजर रख सकता है और कोई भी उसके ऊपर धोखे से अटैक नहीं कर सकता है। वो उन सभी नाइट्स के ऊपर अपनी पावर को यूज करता हुआ उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और अपनी काफी सारी मैजिक को यूज करता हुआ काफी सारे नाइट्स को मार देता है। हमारा एमसी उन सभी नाइट्स से फाइट करता हुआ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। काफी सारे नाइट उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जमीन में से काफी सारी पर्पल फ्लेम निकलती है जो कि उन सभी नाइट्स को वहां पर खत्म कर देती है। इसी तरह हमारा एमसी उन सभी नाइट्स को वहां पर खत्म कर देता है। उन सभी नाइट्स से अकेले फाइट करने के कारण वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, लेकिन उसके पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बची थी कि वो अपने आप को खड़ा रख सकता है। तभी उसके पास एक नाइट आ जाती है और वो उससे कह रही होती है कि आखिर तुमने हमारे को बिट्रे क्यों किया और तुमने इस जैसा डिसीजन क्यों लिया कि डीमंस के साथ तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट करना है और उनके साथ डील करनी है। तुमने हमें बिट्रे क्यों किया और तुमने हमारे काफी सारे नाइट्स को भी मार दिया। अब इसी से हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम नॉक्स है और वो रिनहावर फैमिली से आता है, यानी कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो कि नॉक्स है वो सोच रहा होता है क्या बिट्रे, फिर वो एक स्माइल करता है और वो उस लड़की से कहता है वो मैं नहीं हूँ जिन्होंने की तुम्हें बिट्रे किया, वो तुम हो जिन्होंने मुझे बिट्रे किया है। वो लड़की नॉक्स से कहती है लगता है तुम यहाँ पर अपनी गलती मानने वाले नहीं, तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ वो नॉक्स के ऊपर अटैक करके उसे वहां पर मार देती है। हमें एक विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि तुम इस गेम में आउट हो चुके हो, तुमने इस गेम को थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया। हमें दिखाया जाता है ये एक गेम होती है जो कि हमारा एमसी खेल रहा होता है। इस गेम का नाम इनर लुनाटिक होता है और उसमें एक विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने इस गेम के फर्स्ट पार्ट को अनलॉक कर लिया, यानी कि क्लियर कर लिया और तुमने यहाँ पर 27 पीपल्स को किल किया। रियल वर्ल्ड में नॉक्स का कुछ और नाम है, लेकिन हम उसे नॉक्स बुलाएंगे क्योंकि आगे जाकर उसका नाम नॉक्स ही पड़ता है। और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने काफी सारी प्रिपरेशन की थी और मैंने यहाँ पर काफी सारे आइटम्स को बाय किया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस गेम के हिडन क्वेस्ट को पूरा करना है, यानी कि क्लियर करना है। अब मैं सेटिस्फाइड हो चुका हूँ क्योंकि मैंने इस गेम के हिडन क्वेस्ट को पूरा कर दिया है जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था। अब सिर्फ 1 महीना बचा है और मैं फिर मारा जाऊंगा। 2 सालों से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ और मैं एक पेशेंट बन चुका हूँ। अब हमारा सीन एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, यानी कि ये हमारे नॉक्स की पास्ट मेमोरी होती है जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से मिला होता है, जहाँ पर डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसी के साथ डॉक्टर नॉक्स को कुछ ऐसा चीज बता देता है जो सुन के नॉक्स एक सदमे में चला जाता है और वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। नॉक्स हमें बताता है कि इस हॉस्पिटल से पहले भी मैं 2 हॉस्पिटल में गया और वहां पर भी वो रिजल्ट सेम आया और यहाँ पर भी वो रिजल्ट सेम आ रहा है। मेरे पर काफी सारे टेस्ट किए गए लेकिन उस सबका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मुझे कुछ मेडिसिन दी गई जिससे कि मैं अपने पेन को कम कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी डेथ को चेंज नहीं कर सकता। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉक्स वहां पर सोच रहा होता है कि मैं अब 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। इसी के साथ उसके मुंह से वहां पर ब्लड निकलता है। लगता है मैं यहाँ पर जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अगर उस बारे में सोचता भी हूँ तो उससे कोई रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। इसी के साथ वो अपने फोन को उठा लेता है क्योंकि उसमें काफी सारे नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। वो सभी नोटिफिकेशन हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर और भी एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर बचा सकूं। हमारा नॉक्स कहता है कि मैं अब वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास अब जीने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची है और मेरे पास ना ही इतनी पावर बची है कि मैं उस हॉस्पिटल में जा सकूं। और इसी के साथ वो हमें बताता है कि मेरी बीमारी एक कैंसर है जो कि लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है, यानी कि अब मैं मरने वाला हूँ। इसी के साथ वो अपने लैपटॉप को वहां पर चेक करने लग जाता है जहाँ पर वो गेम ओपन हो चुकी होती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम एक नए गेम को स्टार्ट करना चाहते हो। हमारा नॉक्स कहता है कि लगता है मैं इसी सबको यहाँ पर कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ वो उसके लिए यस कर देता है। गेम उसे बताता है कि तुम अपने कैरेक्टर का एक नेम और अपने कैरेक्टर को डिजाइन करो ताकि तुम उस गेम को खेल सको। क्या मुझे एक कैरेक्टर को क्रिएट करना पड़ेगा? इसी के साथ वो अपने कैरेक्टर को 2 ऐसी स्किल देता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। हालांकि नॉर्मल प्लेयर्स के पास एक स्किल होती है, वो अपने कैरेक्टर को 2 स्किल देता है जिनमें से एक होती है माना पावर, यानी कि वो मैजिक को यूज कर सकता है और उसमें भी वो काफी ज्यादा बड़ा एक जीनियस रहेगा। और दूसरी होती है कि स्वॉर्ड्समैनशिप, यानी कि वो अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए लॉन्ग अटैक भी कर सकता है और अपनी स्वॉर्ड्समैन टेक्निक को यूज करते हुए शॉर्ट अटैक भी कर सकता है, यानी कि वो एक जीनियस बन चुका है। तभी वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम 2 जीनियस स्किल्स को एक्टिवेट करते हो या फिर चूज करते हो तो तुम्हें यहाँ पर पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि तुम्हारी ये जीनियस स्किल काफी ज्यादा स्ट्रांग है और किसी भी प्लेयर के पास सिर्फ एक ही जीनियस स्किल होती है। और हालांकि ज्यादातर लोगों के पास तो होती भी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर 2 को चुन रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। तभी हमें उसकी पेनल्टी दिखाई जाती है जो कि एक पेनल्टी टर्मिनेकल होती है, यानी कि वो काफी ज्यादा बीमार रहेगा अपने उस गेम अवतार में। नॉक्स कहता है मैंने एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया है जो कि बिल्कुल मेरी तरह है, उसकी हालत भी मेरी तरह है। इसी के साथ एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम इस गेम को अब स्टार्ट करना चाहते हो अपने बनाए हुए कैरेक्टर के साथ। नॉक्स उसके लिए यस कर देता है। तभी वहां पर कंप्यूटर में काफी सारी लाइटनिंग निकलने लग जाती है और नॉक्स काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो अपनी चेयर से गिर जाता है। वो सोच रहा होता है लगता है मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मेरा लास्ट समय यहाँ पर आ चुका है। तभी वहां पर कंप्यूटर में एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा
कैरेक्टर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसी के साथ नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा कैरेक्टर भी क्रिएट हो चुका है, मैं इस गेम को एक और बार खेलना चाहता था। तभी एक विंडो ओपन होती है कि तुम्हें इस गेम में ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि रिबॉर्न किया जा रहा है। अब हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपने बेड पे लेटा हुआ होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। हमारा नॉक्स उसी की बॉडी में रिबॉर्न हो चुका होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर आ चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि आखिर ये कौन सी प्लेस है जिसे कि मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है। फिर वो चल के एक मिरर के पास आता है और जब वो उस मिरर में देखता है तो वो समझ जाता है कि वो जिस कैरेक्टर को क्रिएट किया था उसी कैरेक्टर की बॉडी में रिबॉर्न हो चुका है, यानी कि ट्रांसफर हो चुका है। हमें बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट में 3 ऐसी फैमिली है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और उन फैमिली में से एक फैमिली जिनका नाम रेनावर फैमिली है, उसी का एक बेटा है जिसकी बॉडी में हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि नॉक्स रिबॉर्न हो चुका है। रेनावर फैमिली में 5 यंगेस्ट सिबलिंग्स है, जिनमें से सबसे छोटा हमारा नॉक्स है और वो काफी ज्यादा वीक है। बताया जाता है कि रेनावर फैमिली में अगर कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसे गिफ्टेड टैलेंट मिलता है स्वॉर्ड्समैनशिप का या फिर मैजिक का। वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है, वो बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा जल्दी से ग्रो हो रहा होता है। हमारा नॉक्स जो कि इस फैमिली में बॉर्न हुआ, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को पाने के लिए डेविल्स के साथ कॉन्टेक्ट कर लेता है ताकि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सके, क्योंकि उसके पास पहले बिल्कुल भी पावर नहीं थी, लेकिन डेविल्स के साथ कॉन्टेक्ट करने के कारण उसके पास काफी सारी बेशुमार ताकत आ गई। ये बात हमें हमारा मेन कैरेक्टर नॉक्स बता रहा होता है, और वो बता रहा होता है कि मैंने इस गेम को ऑलरेडी काफी बार खेला है, लेकिन मैं पहले कभी इस गेम में ट्रांसफर नहीं हुआ जिससे कि मेरे को ऐसा लगे कि मैं आगे जाके एक विलन बनूंगा। अब मुझे पता है कि आगे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है, तो मुझे पता है कि अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह बढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास इस गेम के लिए काफी सारा एक्सपीरियंस है। अब मुझे पता है कि मुझे अपने आप को किस तरह स्ट्रांग बनाना है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस बच्चे की बॉडी में यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका हूँ। मुझे इसे पहले कंफर्म करना होगा, ये तो मुझे एक सपना ही लग रहा है। तभी नॉक्स के पीछे उसकी स्टेटस विंडो ओपन होती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या सच में मुझे इस वर्ल्ड में एक सिस्टम मिल गया है जहाँ पर मैं अपने सभी स्टैट्स को देख सकता हूँ। हमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसका स्टैमिना सबसे ज्यादा कम होता है, लेकिन उसका जो चार्म होता है वो 25 पॉइंट होता है, यानी कि वो सबसे ज्यादा होता है। आखिर यहाँ पर मेरे स्टैट्स के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पर तो मेरे स्टैट्स काफी ज्यादा लो है, मेरा स्टैमिना तो सबसे ज्यादा लो है जिसका पॉइंट सिर्फ 2 है। इसी के साथ वो अपनी पेनल्टीज यानी कि नेगेटिव ट्रैट्स को देखने लग जाता है, क्योंकि उसने 2 स्किल्स को यहाँ पर ऑब्टेन किया है, स्वॉर्ड्समैनशिप और मेज को, जिसके कारण उसे पेनल्टी लगी थी। उसकी नेगेटिव पॉइंट्स में टर्मिनली शामिल होता है, यानी कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा बीमार रहेगी, और उसे कर्स भी मिला होता है, कर्स ऑफ द वीक, जिसके कारण उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक रहेगी। नॉक्स कहता है मैंने इस कैरेक्टर को जल्दबाजी में क्रिएट किया था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रियल बॉडी में भी मैं काफी ज्यादा बीमार हुआ करता था। उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ पर भी बीमार होता हूँ, मेरे पास अब काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने आप को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। मुझे नहीं पता कि आखिर मैंने ये कैरेक्टर क्यों क्रिएट किया था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने अपने आप को देखते हुए इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा बीमार रहता हूँ, तो मैंने भी अपने कैरेक्टर को इस तरह क्रिएट किया कि उसकी जल्दी डेथ हो और मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस कैरेक्टर की बॉडी में ट्रांसफर हो जाऊंगा। तभी उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है तुम्हारे मेल बॉक्स में एक मेल आया था, क्या तुमने उसे पढ़ा? नॉक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर अचानक एक विंडो ओपन हो जाती है और वो विंडो नॉक्स से बात करने लग जाती है। उसमें लिखा होता है कि हे यूचन, क्या मैं आप तुम्हें यहाँ पर नॉक्स बुलाऊं? नॉक्स उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरे रियल वर्ल्ड के नाम के बारे में कैसे जानते हो? फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो नाम है यूचन, ये मेरे रियल पेरेंट्स ने मुझे दिया था, यानी कि रियल वर्ल्ड के पेरेंट्स ने, लेकिन मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाया। लगता है वही पर्सन है जिसने कि मुझे इस गेम में पुट किया है। मेरी मेमोरीज भी एक लंबे समय पहले ही इरेज कर दी गई थी। इसे पता होगा कि आखिर मैं कौन हूँ, इसे मेरे पास्ट के बारे में जरूरी कुछ ना कुछ पता होगा। तभी वो आवाज कहते हैं कि हम काफी ज्यादा लंबे समय बाद मिल रहे हैं, जो सुन के नॉक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बताता है कि हम यहाँ पर 2 साल बाद मिल रहे हैं और तुम यहाँ पर आना डिजर्व करते हो। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल भी रियलिटी का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ वो आवाज उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में तुम्हें इस बारे में जरूर बताऊंगा और मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आया हूँ। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है क्या हेल्प? तभी वो बताता है कि तुम्हें एंटर करना पड़ेगा एलिडन एकेडमी में और तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल होने पड़ेगा। उस एकेडमी की मदद से तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। मेन स्टोरी की तरह ही तुम्हें यहाँ पर भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को हासिल करना है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर विलन की तरह हासिल नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें एक हीरो की तरह हासिल करना है। और एक समय आएगा जब मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। तभी नॉक्स उससे बोलता है इस गेम का एंड कैसे होगा, लेकिन वो आवाज वहीं पर खत्म हो चुकी होती है और वो सोच रहा होता है कि लगता है मुझे यहाँ पर सब कुछ अपने आप से ही करना पड़ेगा। फिर वो सोच रहा होता है कि लगता है मुझे यहाँ पर जितनी भी स्ट्रेंथ को मैंने पहले हासिल की थी उन सबको हासिल करना पड़ेगा। क्या मुझे यहाँ पर मेन स्टोरी की तरह ही आगे बढ़ना है और मुझे यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है ताकि ये स्टोरी बिल्कुल वैसे ही चल सके। लेकिन मैं अगर ऐसा करता हूँ तो हो सकता है कि मेरी मेमोरीज कभी भी रिकवर ना हो पाए और मैं अपने पास्ट के बारे में कभी भी जान ना पाऊँ, मैं अपने मॉम डैड के बारे में कभी भी पता ना कर पाऊँ। मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि मैं इस गेम से कॉन्टेक्ट कर सकूँ। इसके लिए मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा और अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो इस गेम की स्टोरी लाइन बिल्कुल भी रियल वर्ल्ड से चेंज
चेंज नहीं है। रियल वर्ल्ड में मेरी मेमोरीज अचानक रिमूव हो चुकी थी और मुझे मेरे पास्ट के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन उसी के साथ मुझे एक गिफ्ट मिला था जो कि टर्मिनली था, यानी कि मैं काफी ज्यादा बीमार हो गया था और मुझे एक कैंसर डिजीज भी था जिसके कारण मेरी डेथ से जल्दी होने वाली थी। जैसे जैसे टाइम बीतता था उससे मुझे पता चलता था कि मेरे मौत का दिन जल्दी आने वाला है और मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुका है। मुझे यहाँ पर अब मरने का डर नहीं है, बस मैं यहाँ पर बीमार हूँ। लगता है मैं इस वर्ल्ड में अब काफी ज्यादा फैमिलियर हो सकता हूँ बाकी सभी लोगों के साथ। इसी के साथ हमें आज की डेट दिखाई जाती है जो कि 4 फरवरी 1812 होता है और वो कह रहा होता है कि लगता है मैं अपनी डेथ को भी चेंज कर सकता हूँ और ये मेरा 28 अटेम्प्ट है, क्योंकि इससे पहले जो 27 अटेम्प्ट मैंने खेला है वो गेम में खेला है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। अब मुझे ये रियल वर्ल्ड में करना होगा। इसी के साथ वो दरवाजा खोल के बाहर जाने लग जाता है। अचानक उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है कि वो दरवाजा भी नहीं खोल सकता है। एक विंडो ओपन होती है और बताया जाता है कि ये तुम्हारी नेगेटिव ट्रेड्स का कमाल है जिसके कारण तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है। अब तुम्हें इसे रिकवर करने के लिए रेस्ट की जरूरत है। मेरी बॉडी तो सच में काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, ये तो सच में एक ट्रैश बॉडी है। ये सोचता हुआ हमारा नॉक्स जा रहा होता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसके कारण वो लड़की वहां पर गिर जाती है और उसके हाथ में जितने भी बर्तन होते हैं वो सभी टूट जाते हैं। नॉक्स काफी ज्यादा घबरा जाता है, फिर वो उसे देख के सोचने लग जाता है कि इसके ब्राउन हेयर और गोल्डन ब्राउन आईज है, ये तो रूना है। रूना उसकी मेड का नाम होता है। वो मेड उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, इन बर्तनों के कारण आपके हाथ में चोट लगी। नॉक्स में बताता है कि रूना हमेशा से मेरे साइड रही और कभी भी मुझे कुछ कहती नहीं थी। ये अपने इनोसेंट फेस के साथ मुझे अच्छे से बात करती थी। लगता है मुझे उसे करना पड़ेगा। इसी के साथ नॉक्स रूना के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने एक बार यहाँ पर गलती कर दी, अगर तुमने दोबारा से ये मिस्टेक की तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। जो सुन के रूना काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कह रही होती है कि यंग मास्टर दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। वहां पर काफी ज्यादा शोर हो चुका होता है जिसके कारण वहां पर जितनी भी मेट्स होती है वो सभी वहां पर भाग के आ रही होते हैं, जो देख के नॉक्स सोच रहा होता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर आ रही हैं। वो सभी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि नॉक्स अपने पैरों पे खड़ा है और वो बिल्कुल सही सलामत है। वो सोच रहे होते हैं कि ये तो हमारी फैमिली का ट्रैश है, आखिर इस जैसा ट्रैश ने अपनी लाइफ को कैसे बचा लिया है। तभी नॉक्स रूना से कहता है कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे वहां पर ले जा सकती हो। रूना नॉक्स को ट्रेनिंग ग्राउंड लेके जा रही होती है। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी डेथ को चेंज कर सकूं, क्योंकि मेरी कंडीशन रियल वर्ल्ड की तरह है। अगर मैं यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करने में कामयाब नहीं रहता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर उसी तरह मारा जाऊंगा। इसलिए मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को पहले जैसा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकूं। और मुझे पता है कि इस गेम में काफी सारी हिडन सीक्रेट्स हैं और मुझे उन सब की लोकेशन भी पता है, तो मैं जल्दी उन सभी तक पहुंच जाऊंगा और अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना लूंगा। और यहाँ पर काफी सारे डिमोनिक और डिवाइन आर्टिफैक्ट यानी कि आइटम्स हैं जिससे कि हम इस पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कर सकते हैं और इस वर्ल्ड के एम्परर बन सकते हैं, जिससे कि हमारी पावर इतनी ज्यादा होगी कि हम सबके ऊपर रूल कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर काफी सारे ऐसे रैंक है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो रैंक अपने मास्टर को खुद ही चूज करते हैं। अगर मुझे कोई पावरफुल रैंक मिल जाता है तो इससे मेरी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। अगर इस गेम में कोई जीनियस है जो कि काफी ज्यादा इजी तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है, क्योंकि उसके पास एक पावरफुल एबिलिटीज होती है, लेकिन मेरे पास दो एबिलिटीज है, एक मेज की एबिलिटी और एक स्वर्ड्समैनशिप की, जिससे कि मैं अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकता हूँ। अगर मैंने अपना 100% दिया तो मैं जल्दी इस गेम में पीक लेवल तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे सभी ट्रेजर के बारे में पता है। मैं उससे और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रहूंगा, लेकिन मुझे उन दो एबिलिटीज के कारण पेनल्टी भी लगी है, जिससे कि मेरे रास्ते में काफी ज्यादा रुकावटें आ सकती हैं। मैंने दो एबिलिटीज को इसीलिए चूज की थी ताकि मैं इस गेम में पीक लेवल तक पहुंचने के लिए अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दूं। मेरी फर्स्ट एबिलिटी तो है स्वॉर्ड एंड मार्शल आर्ट, जिससे कि मैं किसी भी वेपन या फिर स्वॉर्ड को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ। एक जीनियस पर्सन भी उस तरह यूज नहीं कर सकता है, जिससे कि मैं उन सभी को काफी ज्यादा आसानी से बीट कर सकता हूँ। और मैं अपनी दूसरी एबिलिटी माना पावर से अपनी मैजिक को भी यूज कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो मेरे लिए सच में काफी ज्यादा यूजफुल है। और तो और मेरे पास सिस्टम भी है जिससे कि मैं किसी भी बंदे की स्टैट्स विंडो को देख सकता हूँ और उसके नाम और उसके लेवल के बारे में और जितनी भी उसके पास एबिलिटीज है उन सभी के बारे में बता सकता हूँ, जिससे कि मैं उनके सामने एक मास्टर बन जाऊंगा। उन्हीं के लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, क्योंकि मैं सभी की स्टैट्स विंडो को बता पा रहा हूँ। मुझे अपनी सोच को कंट्रोल रखना पड़ेगा और मुझे अपने इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके रास्ते में काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके पास नेगेटिव ट्रेड्स हैं, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा धीरे बढ़ेगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल के वार्ड में ठहरा हूँ, क्योंकि ज्यादातर मैं हॉस्पिटल में रहा करता था रियल वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन मेरी बॉडी अभी काफी ज्यादा वीक है। अगर मैं किसी पर्सन के पास जाता हूँ तो मैं वहीं पर बेहोश हो सकता हूँ। मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। इसी के साथ वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड के पास पहुंच चुके होते हैं। रूना अपने मन में सोच रही होती है क्या सच में हमारी यंग मास्टर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाने वाले हैं और अपने आप को स्ट्रांग बनाने वाले हैं। नॉक्स ट्रेनिंग ग्राउंड के दरवाजा खोल के उसके अंदर एंटर कर जाता है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। तभी हमें पता चलता है कि नॉक्स को एक और कर्स मिला है जिसका नाम लाफिंग मैट है। इसकी वजह से नॉक्स की जो ग्रोथिंग स्पीड है वो आधी हो जाएगी। अब हमें दिखाया जाता है नॉक्स एक वुडन स्वॉर्ड के साथ अपनी
क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी थी। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को वहां पर नीचे फेंक देता है और वो वहीं पर लेट जाता है और वो कह रहा होता है कि सच में क्या मैं एक नॉवल, ये बॉडी तो सच में एक ट्रैश है, ये बॉडी में रहकर तो मैं इस वुडन स्वॉर्ड को 10 बार स्विंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लाफिंग मैन का कर्स मिला है, जिससे कि मेरी यहाँ पर ग्रोथिंग स्पीड काफी ज्यादा नल हो चुकी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो मैं आगे जाके कोई भी वेपन को उठाने के काबिल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये वेपन मेरे लिए काफी ज्यादा हैवी है और मुझे पता है कि रेनहावर फैमिली में इससे भी काफी ज्यादा हैवी वेपन्स हैं और वो सभी काफी ज्यादा सख्त मटेरियल से बने होते हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि रेनहावर फैमिली जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग फैमिली है और उसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा हाई है। क्या मुझे अपनी सभी वेपन्स के ऊपर अपनी डार्कनेस की पावर को यूज करना चाहिए? क्योंकि अगर कोई पर्सन या फिर कोई प्लेयर अपनी स्वॉर्ड के ऊपर डार्कनेस की पावर को यूज करता है तो उसकी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा इजी तरीके से स्लाइस कर देता है और वो उन सभी को खत्म कर देता है। लेकिन इसके कारण उस स्वॉर्ड का नाम पड़ जाता है डार्कनेस ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि वो अपनी स्वॉर्ड या फिर किसी भी वेपन के ऊपर डार्क फोर्स को यूज कर रहा है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला ताकि मैं फ्यूचर में इस फैमिली का हेड बन सकूं। मेरे लिए तो खुशी की यही बात है कि मैं इस फैमिली में बॉर्न हुआ और मुझे पता है कि इस फैमिली में काफी ज्यादा मनी है और उस मनी से मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं, क्योंकि मनी सबसे ज्यादा बेस्ट है और रेनहावर फैमिली इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रिच फैमिली भी और काफी ज्यादा स्ट्रांग फैमिली भी। अगर इस फैमिली का यंगेस्ट सन नॉक्स काफी सारा मनी को यूज करता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आखिर नॉक्स उस मनी को कहां पर यूज कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि मैं एक ट्रैश हूं और मैं आगे जाके कभी भी एक वॉरियर नहीं बन सकता हूं। तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं यहाँ पर कितना सारा मनी खर्च करता हूँ। नॉक्स फिर से अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी काफी ज्यादा शेक कर रही होती है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो मैंने रूना को लाने के लिए कहा है, जब तक वो प्रिपेयर नहीं कर लेती तब तक मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रनिंग नहीं कर सकता हूँ अभी। अब दिखाया जाता है रूना उसके पास आ चुकी होती है और उससे कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए वुडन स्वॉर्ड और टॉवल और वाटर यहाँ पर ले आई है, तुम इससे ट्रेनिंग कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। रूना अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर तो सच में यंग मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी नॉक्स उसे अपने पास बुलाने लग जाता है, जो सुन के रूना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो। नॉक्स उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना। इसी के साथ वो उसके कान में कुछ बोलने लग जाता है। नॉक्स ने यहाँ पर रूना से कहा होता है कि उसे कुछ आइटम्स चाहिए, तो तुम्हें रेनहावर फैमिली के मनी को यूज करते हो उन सभी आइटम्स को मेरे पास लेके आना है। रूना वहां से भागते हुए निकल जाती है वो सभी आइटम्स को लेने के लिए। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर रूना उन सभी आइटम्स को कब तक लेके आएगी, लेकिन मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है। इसी के साथ वो वहां पर पानी पीने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मुझे अपने कर्स और अपनी लो विटालिटी को कैसे खत्म करना है। तभी नॉक्स के पास कोई पर्सन आ जाता है जो कि नॉक्स से कहता है यंग मास्टर मैं आपको ग्रीट कर रहा हूँ। नॉक्स उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो हमें बताता है कि ये रेनहावर फैमिली का हेड बटलर है और इसकी अथॉरिटी काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इसके साथ यहाँ पर मिस बिहेव नहीं कर सकता हूँ, और ये मेरे फैमिली का हेड यानी कि मेरे फादर के राइट हैंड मैन भी है और इनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं इनके साथ मिस बिहेव नहीं कर सकता हूँ। इनका नाम रॉटवेल है। नॉक्स काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये अचानक मेरे पास कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो इनकी फैमिली का यंगेस्ट सन हूँ और मैं एक ट्रैश भी हूँ, इसीलिए ये मेरे पास यहाँ पर होने नहीं चाहिए। अगर मेरे ऊपर ये अटैक करने के लिए आए तो मेरे पास ये कफ है जो कि मैं एक शॉर्ट वेपन की तरह यूज कर सकता हूँ। नॉक्स काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से उस बटलर से पूछता है कि आखिर हेड बटलर यहाँ पर क्या करने के लिए आए, क्या आपको मुझसे कोई काम है। तभी वो बटलर बताता है कि हेड ने मुझे यहाँ पर आपके पास कोई न्यूज भेजने के लिए कहा है। इसी के साथ वो बताने लग जाता है कि हेड चाहते हैं कि आज जो रात में डिनर होने वाला है वो आप उनकी फैमिली के साथ करें। नॉक्स काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर अचानक मेरे फादर यहाँ पर मुझे डिनर के लिए क्यों बुला रहे हैं। बटलर भी अपने मन में सोच रहा होता है कि वहां पर तो यंगेस्ट मिस की फैमिली भी आने वाली है, तो वो इस यंगेस्ट सन को क्यों बुला रहे हैं उस डिनर पार्टी में। बटलर बताता है कि जो फैमिली हेड है वो कुछ नाइट्स के लेसन देना चाहते हैं तो उन सभी सन्स को। इसी के साथ वो बताता है कि अगर आप उस पार्टी में नहीं आते तो फैमिली हेड काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे आपसे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नॉक्स भी उसके लिए मान जाता है। तभी वो बटलर कहता है कि आज का दिन तो सच में काफी ज्यादा अजीब है। नॉक्स पूछता है आखिर तुम ऐसा किस लिए बोल रहे हो। तभी वो बटलर बताता है कि आज आप ट्रेनिंग ग्राउंड में और आप एक वुडन स्वॉर्ड को यहाँ पर स्विंग करने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी नॉक्स उसे कहता है मैं आखिर तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक छोटे से बटलर और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो मुझसे इस तरह बात करने की, और मैं तुम्हें बता दूं कि एक बटलर अपने मास्टर के मसलों में इंटरफेयर नहीं करता है। बटलर नॉक्स से कहता है मेरी ये ड्यूटी बनती थी कि मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ वो नॉक्स को ग्रीटिंग करते हुए वहां से चला जाता है। नॉक्स भी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाता है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो सोच रहा होता है कि मेरे मन में जो भी पॉपअप हुआ मैंने वो वहां पर बोल दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चल जाए कि मैं इस बच्चे की बॉडी में रिबॉर्न हो चुका हूँ। इसी के साथ वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि स्टीलोनर फैमिली की वो यंग मिस्ट वो तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो एक जीनियस है। इसी के साथ हमें अगला सीन दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर वो सभी बैंक्वेट हॉल में बैठे हुए होते हैं और वो वहां पर अपनी डिनर कर रहे होते हैं। नॉक्स के साथ वहां पर उसके दो भाई भी आए होते हैं जो कि ट्विन ब्रदर्स होते हैं। हमें इनके बारे में बताया जाता है, एक का नाम हैक और एक का नाम एलन होता है। वो दोनों नॉक्स का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं क्या सच में ये हमारी फैमिली के साथ कनेक्टेड है, मुझे तो इसका
फेस देख के भी काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही है। वो दोनों नॉक्स का इसी तरह काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। नॉक्स अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मुझे इन जैसे लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी के साथ वहाँ पर नॉक्स के फादर आने वाले होते हैं। नॉक्स के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ थालिया भी आई होती है, जो कि स्टीलोनार फैमिली की वो यंगेस्ट मिस होती है और वो एक जीनियस पर्सन है। थालिया वहाँ पर सभी को ग्रीट करने लग जाती है। तभी नॉक्स के फादर सभी से कहते हैं कि यंग मिस्ट भी हमारे पास यहाँ पर नाइट के लेसन के लिए यहाँ पर आई है, तो तुम सभी खड़े होकर इन्हें ग्रीट करो और इनका वेलकम करो। इसी के साथ वो सभी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो थालिया का वहाँ पर वेलकम करते हैं। नॉक्स हमें बताता है कि इनर लुनाटिक गेम की एक साइड कैरेक्टर है। जब मैं पिछली बार गेम को खेला करता था तो मैं वहाँ पर एक पावरफुल विलन बनता था और फ्यूचर में ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, जिसने कि मेरी चेस्ट के अंदर एक डैगर को धसा दिया था और मुझे वहाँ पर मारा था। नॉक्स के फादर नॉक्स से कहते हैं तो तुम भी यहाँ पर आए हो। नॉक्स भी वहाँ पर खामोश हो चुका होता है। फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम सभी यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट करो। हमें दिखाया जाता है वो सभी खाना खा रहे होते हैं। वो दोनों ट्विन ब्रदर नॉक्स को देख के अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर उनमें से एक अपने फादर से कहता है कि फादर मैं चाहता हूँ कि आप एक डिसीजन लो कि एलिडन एकेडमी में हम में से कौन जाएगा। उसके फादर भी काफी ज्यादा सोच में पड़ चुके होते हैं और वो हमें बताते हैं कि एलिडन एकेडमी इस लुनाटिक प्लेस की काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। नॉक्स हमें बताता है कि एलिडन एकेडमी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर काफी सारे डीमन से फाइट करनी पड़ती है। अगर मैं इस एकेडमी में जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि रियल स्टोरी में थोड़े बहुत भी चेंजेस आने वाले हैं। मुझे वहाँ पर जाना ही होगा क्योंकि वहाँ पर मुझे काफी सारे कॉमरेड्स मिलेंगे जो कि मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तभी फैमिली हेड उन सभी से कहते हैं कि हर एक फैमिली में से सिर्फ 3 सन ही जा सकते हैं एलिडन एकेडमी में, ये यहाँ का रूल है, इसीलिए तुम सभी को डिसाइड करना पड़ेगा तुम सभी में से किसको वहाँ पर जाना है। और वो बताते हैं कि वहाँ पर नोबल्स की पावर भी काम नहीं करती है, वहाँ पर सिर्फ स्ट्रेंथ ही काम करती है। जो पावरफुल होगा वही उस एकेडमी में जा सकता है। फिर वो बताते हैं कि मेरे जो 2 बड़े बेटे हैं, मैंने उनके लिए अपनी 2 टिकट्स को पहले ही सेव कर लिया। अब वहाँ पर सिर्फ जाने के लिए 1 टिकट ही बचती है। तो तुम तीनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि एलिडन एकेडमी में कौन वहाँ पर जाना चाहता है। नॉक्स सोच रहा होता है कि मुझे एलिडन एकेडमी में जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पर काफी सारे कॉमरेड्स मिलेंगे जो कि आगे जाके मेरी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मुझे वहाँ पर किसी भी हालत में एडमिशन लेना ही होगा क्योंकि वहाँ की जो सर्विस होती है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। तभी नॉक्स अपने फादर से कहता है तो आप ये कह रहे हो कि हम तीनों भाइयों को एक दूसरे से फाइट करनी पड़ेगी और जो उस फाइट में जीतता है वो एलिडन एकेडमी में अपना एडमिशन करवा सकता है। उसके फादर भी सोच रहे होते हैं कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि नॉक्स यहाँ पर सबसे पहले बोलेगा। फिर वो उन सभी से कहते हैं कि हाँ तुम सभी को डुअल करना पड़ेगा। इसी के साथ वो बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ तुम सभी का आपस में फाइट होने वाला है और जो फाइट में जीतेगा वही एलिडन एकेडमी में जा सकता है। ट्विन ब्रदर नॉक्स से कहने लग जाते हैं तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुमने यहाँ पर हमारे फादर के सामने हमसे पहले बात कर ली है, तो तुम ये मत समझो कि तुम डुअल में हमसे जीत जाओगे क्योंकि तुम इतने ज्यादा वीक हो कि तुम अपनी स्वॉर्ड को भी पकड़ नहीं सकते और तुम हमसे फाइट में क्या ही जीतो। हमारे पास कोई भी चांस नहीं है कि तुम हम दोनों में से किसी को भी हरा दो। नॉक्स उनकी बात शांति से सुन रहा होता है। फिर वो उनसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सच में उस डुअल में जीतने वाले हो। उनका एक भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नॉक्स से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम हम दोनों में से किसी को भी बीट कर सकते हो। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा शांत रहना चाहिए ताकि मेरा बिहेवियर यहाँ पर चेंज ना हो और मेरे बारे में किसी को भी पता ना चले कि मैं इस बॉडी में रिबॉर्न हो चुका हूँ। तभी वो उससे कहता है तुम्हें पता ही होगा कि हम तीनों में से सिर्फ एक ही पर्सन वहाँ पर जाने वाला है एलिडन एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हमें थालिया को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि नॉक्स तो सच में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसे लगता है कि ये सच में उस डुअल में जीत जाएगा। इसी के साथ वो एक स्माइल के साथ नॉक्स की ओर देखने लग जाती है। नॉक्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो सोच रहा होता है लगता है मैंने यहाँ पर कुछ लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमारा सीन बदलता है। हमें नॉक्स के फादर दिखाए जाते हैं जहाँ पर उनका बटलर आया होता है। वो नॉक्स की रिपोर्ट लेके उनके पास दिया होता है। नॉक्स के फादर उस रिपोर्ट को देखने के बाद अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा जो कि एक ट्रैश था वो अपने बिहेवियर को इतना ज्यादा चेंज कर चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी डीमन ने उसे पोजेस कर लिया और उसकी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन मैं इस बारे में अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर नॉक्स आगे जाके क्या करने वाला है। तो फिर वो बटलर से कहते हैं कि तुम्हें नॉक्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इसी के साथ हमारा सीन बदलता है। हमें नॉक्स दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में रनिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देख के कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि नॉक्स दोबारा इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आएगा ट्रेनिंग करने के लिए। कुछ मेड होती हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। लगता है वो अपने आगे जाके 1 महीने बाद जो कंपटीशन होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये यहाँ पर रनिंग की ट्रेनिंग कर रहा है। नॉक्स उनकी बातें सुन के कह रहा होता है कि मैं इनकी बातें तो काफी ज्यादा आसानी से सुन पा रहा हूँ, लगता है मेरी यहाँ पर हियरिंग स्किल काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। तभी उसके पास एक विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा 0.1 पॉइंट के साथ स्टेमिना इंक्रीज हो चुका है। क्या इतना कम स्टेमिना? लगता है मुझे और भी ज्यादा रनिंग करनी चाहिए क्योंकि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है। मुझे अगर स्पोर्ट्समैनशिप और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी है उसके लिए मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तभी मैं उनकी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अपनी स्वॉर्ड को भी पकड़ नहीं सकता हूँ। मेरी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टेमिना 0.1 पॉइंट के साथ ही बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर एक कर्स है जो कि लाफिंग मैन का कर्स है, जिसके कारण मैं अपनी बॉडी को ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं 1 महीना तक इसी तरह
एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं काफी ज्यादा रनिंग कर रहा हूँ और मैं बाकी प्लेयर्स के मुकाबले 4 गुना तेजी से रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टर्मिनली होने के कारण मेरे ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं हो रहा और मेरी ग्रोथ काफी ज्यादा धीमी हो चुकी है। तभी वहां पर रूना आ जाती है जो कि नॉक्स से कहती है कि यंग मास्टर, जो आपने कल आइटम्स लाने के लिए मुझे कहा था, मैंने उन सभी आइटम्स को यहाँ पर परचेज करके ले आया। नॉक्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ये तो सच में मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही है। चलो ठीक है, अभी इन्हें देखते हैं कि किस तरह यूज करना है। पहला आइटम दिखाया जाता है जो कि एक पॉइजन होता है और वो 3 हेडेड सर्पेंट का पॉइजन होता है, यानी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। वहां पर एक वाटर पोशन होता है जो कि फेरिस नहाने के लिए यूज करती है, गोलम कोर होता है और एक निर्वाणा स्क्रोल होता है जिससे कि हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि ग्रोथ में ला सकते हैं। नॉक्स कहता है इन सभी आइटम्स को यूज करने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि मैं एक प्रो गेमर हूँ और मुझे पता है कि इन सभी आइटम्स को किस तरह यूज करना है। अगर कोई दूसरा पर्सन हो तो वो तो यहाँ पर मारा जाएगा। तभी रूना उससे पूछती है कि आपने इन सभी आइटम्स को मुझसे क्यों मंगवाया, क्या आप इन सभी को यूज करना चाहते हो किसी तरीके से। और वो नॉक्स को बताती हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उन सभी को लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये किसी भी मेडिसिन में यूज नहीं करते हैं, ये सभी ज्यादातर पॉइजन के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर सिर्फ एक निर्वाणा स्क्रोल ही बचा है जो कि हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और बाकी सभी पॉइजनस है। नॉक्स उसे बताता है सभी लोग इन आइटम्स को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इन आइटम्स को किस तरह यूज करना है। इसी के साथ वो उस पॉइजन बोतल को उठा लेता है, उसके सभी पॉइजन को वो पी जाता है, जो देख के रूना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी होती है। हमें नॉक्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ये तो सच में एक पॉइजन है। वो पॉइजन पीने के कारण नॉक्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और नॉक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने 3 हेडेड वाले सर्पेंट का पॉइजन पी लिया है जो कि काफी ज्यादा डेडली होता है, इसीलिए तुम्हारा टेम्परेरी स्टेमिना बढ़ गया 1.5 पॉइंट के साथ। इसी के साथ वहां पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जो कि 10 मिनट का होता है। तभी नॉक्स उस कोर को उठाता है जो कि ऑर्क कोर होता है और उसे वो खाने लग जाता है। रूना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उससे कह रही होती है कि गोलम कोर को इस तरह कंज्यूम नहीं किया जाता है। तभी वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने गोलम कोर को कंज्यूम कर लिया और जो 3 हेडेड सर्पेंट पॉइजन है उसने गोलम कोर को पूरी तरह इरेज कर दिया, यानी कि ऑब्टेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। तभी वहां पर दूसरी विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने हिडन पीसेस को अनलॉक कर लिया है। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छा वह हिडन पीसेस अनलॉक हो चुकी हैं। इसी के साथ वो हमें बताता है कि अगर नॉर्मली कोई पर्सन या फिर कोई प्लेयर गोलम कोर को इस तरह कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है जिससे कि वो अपने डिफेंस को काफी ज्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर हम इसे 3 हेडेड सर्पेंट पॉइजन के साथ यूज करते हैं तो इसका एक स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि ये जो गोलम कोर के साइड इफेक्ट है वो सभी डिसअपियर हो जाते हैं। तभी वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि जो तुम्हारे नेगेटिव ट्रेड्स में लाफिंग मैन का कर्स है वो पूरी तरह डिसअपियर हो चुका है। नॉक्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ लाफिंग मैन का कर्स पूरी तरह डिसअपियर हो चुका है। इसी के साथ वो अपने कपड़ों को खोलने लग जाता है, जो देख के रूना उससे कहती है कि यंग मास्टर आप आखिर ये क्या करो। तभी नॉक्स उसे फेरी वाटर को उठा लेता है और उसे अपनी बॉडी के ऊपर डाल लेता है। वहां पर विंडो ओपन होती है कि तुमने इस वाटर को यूज किया है जिससे कि तुम्हारा जो गोलम कोर है वो पूरी तरह डिसअपियर हो चुका है, अब तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सेफ है। ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीलिंग है। तभी वहां पर और भी विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी जो ग्रोथ है उसे तुम टेम्परेरी बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने प्लान किया था। तभी वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें दिखाया जाता है कि वहां पर नॉक्स का स्टेमिना 5 पॉइंट के साथ बढ़ चुका होता है। तभी नॉक्स वो जो निर्वाणा स्क्रोल होता है उसे उठा लेता है और उसे वहां पर फाड़ देता है। तभी वहां पर और भी विंडो ओपन होती है। तुमने रैपिड फिजिकल ग्रोथ स्क्रोल को यूज कर लिया, अब तुम जितनी भी ट्रेनिंग करते हो उसका 100% स्टेमिना तुम्हें मिलने वाला है। इसी के साथ नॉक्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है फाइनली मैंने लाफिंग मैन कर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब मेरी यहाँ पर ग्रोथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरी जो ग्रोथ है उसमें भी एक ब्लेसिंग लग गई है। मेरी ग्रोथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, लेकिन मेरे पास अभी भी टर्मिनली नेगेटिव पॉइंट है जिसके कारण मेरी ग्रोथ अभी आधी रहेगी चाहे जितनी भी मैं ट्रेनिंग कर लूं। लेकिन मुझे अब स्टेमिना पर ध्यान देना चाहिए ताकि मैं अपने स्टेमिना को बढ़ा के और उन सभी लोगों से फाइट कर सकूं जो कि मेरे रास्ते में आएंगे। तभी रूना उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? मुझे लगा था कि आपके सर में चोट लगी है, आप पागल वागल हो गए हो जो इस तरह की हरकत कर रहे हो, आप पॉइजन को कंज्यूम कर चुके हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आप ठीक हो चुके हो। नॉक्स उसे बताता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सही हूँ। रूना उसे कह रही होती है कि आप बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो, क्या मुझे यहाँ पर बटलर को कॉल करने की जरूरत है? नॉक्स उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तभी रूना उसे पूछती है कि आखिर अब आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो? नॉक्स उसे बताता है कि मैं अब रनिंग करना चाहता हूँ। अब हमारा सीन बदलता है, हमें दिखाया जाता है नॉक्स वहाँ पर रनिंग कर रहा होता है और उसके साथ रूना भी रनिंग कर रही होती है एक टॉवल को पकड़ के। इसी के साथ उन दोनों को रनिंग करते हुए कोई देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है ये थालिया होती है जो कि कह रही होती है क्या सच में इस जैसा वीकलिंग जो कि सिर्फ रनिंग करके अपने ब्रदर्स को हरा सकता है डुअल में। उसकी जो मेड होती है उसका नाम ईमा होता है। वो थालिया से कहती है कि आपको रिनावर फैमिली के यंगेस्ट सन को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो रिनावर फैमिली के यंगेस्ट सन है, यानी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले आगे जाके। तभी थालिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सच में वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है? वो तो सिर्फ यहाँ पर रनिंग कर रहा है और रनिंग करने से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। और मैंने देखा था कि रिनावर फैमिली के जो नाइट्स थे उन्होंने नॉक्स को ऑफर किया था कि वो उसे स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन नॉक्स ने उसके लिए मना कर दिया था। और वैसे भी एक मंथ में ये आखिर कितना ज्यादा स्ट्रांग बन पाएगा? इसी के साथ वो कहती है कि मैं इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं मेरा मन कह रहा है कि इसकी हेल्प करनी चाहिए। इसी के साथ वो वहां से जाने लग जाती है नॉक्स की और उसकी मेड उससे कह रही होती है कि आखिर आप कहाँ
कहाँ जा रहे हो, तभी वो कहती है कि मैं अभी जल्दी यहाँ पर आ जाऊंगी। फिर वो नॉक्स के पास आ जाती है और नॉक्स को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम थालिया है। नॉक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। थालिया अपने मन में सोच रही होती है कि इसका एटीट्यूड तो सच में काफी ज्यादा कोल्ड है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसे इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पर बात करी और इसके यहाँ पर हेल्प करने के लिए आई है। फिर वो नॉक्स से कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि तुम जल्दी अपने भाइयों से डुएल करने वाले हो और मुझे पता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर रनिंग कर रहे हो और रनिंग से किसी भी पर्सन की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ नहीं सकती है, इसीलिए मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प करने दो। और वो उसी के साथ नॉक्स की हेल्प करने वाली होती है, तभी नॉक्स उसके लिए मना कर देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। थालिया भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपनी हेल्प ऑफर कर रही थी। रूना अपने मन में सोच रही होती है अगर यंग मास्टर इसी तरह गर्ल से बिहेव करेंगी तो कोई भी गर्ल उसकी दोस्त नहीं बनेगी। हमें थालिया दिखाई जाती है जो कि नॉक्स से कह रही होती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। नॉक्स थालिया के स्टैट्स विंडो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये फायर एट्रीब्यूट को यूज कर सकती है और उसके स्टैट्स में कुछ खास नहीं होता है, जैसे कि स्टेमिना 6 पॉइंट, माना 3 पॉइंट, लक 5 पॉइंट, विल पावर 7 पॉइंट और चार्म पावर सबसे ज्यादा होती है यानी कि 20 पॉइंट्स के साथ। और उसके पास काफी ज्यादा नेचुरल टैलेंट्स भी होते हैं, जैसे देख के नॉक्स कह रहा होता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा लाजवाब है। और तो और इसका स्टेमिना भी 6 है यानी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एवरेज पर्सन का जो स्टेमिना होता है वो 4 to 5 होता है, लेकिन इसका स्टेमिना 6 है। ये तो सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और इसके पास काफी सारा पोटेंशियल है, जिससे कि ये आगे जाके इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की एक एम्परर भी बन सकती है। बस इसे अपने पोटेंशियल को रीच करना है और अपने लेवल को काफी ज्यादा अप करना है। ये एक टैलेंटेड लड़की है, ये इस एज में भी काफी सारे डीमंस को किल कर सकती है। और तो और इसके पास फायर एट्रीब्यूट है, जब ये अपनी मैजिक के साथ फायर एट्रीब्यूट को कंबाइन करती है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और मुझे पता है कि फ्यूचर में इसकी जो फायर एट्रीब्यूट वाली पावर है वो व्हाइट फ्लेम में कन्वर्ट होने वाली है, यानी कि व्हाइट फ्लेम में अवेकन होने वाली है, तब इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मुझे देखा जाए तो मैं फ्यूचर में डीमन बनने वाला था और इस लड़की यानी कि थालिया के हाथों से मरने वाला था। मैं मेन स्टोरी को ज्यादा चेंज नहीं करना चाहता, जैसे बीत रहा है मैं वैसे ही बीतने देना चाहता हूँ और मैं एक डीमन अगर बनता भी हूँ तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें 1 मंथ बाद थालिया को दिखाया जाता है, जिसे कि सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम स्टिलोनार फैमिली की एक टैलेंटेड जीनियस हो, जिसके कारण तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और तुम्हारी ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। उसके सामने उसकी बड़ी बहन होती है और उसने उससे डुएल किया था, लेकिन वो उससे फाइट में हार चुकी होती है और वो सोच रही होती है क्या सच में मैं फ्यूचर में जाके एक नाइट बन सकती हूँ। और अगर एंशिएंट टाइम के नाइट्स को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा लॉयल रहते थे अपनी रॉयलिटी के कारण, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनूं और मुझे पता है कि जस्टिस के लिए मुझे एक ना एक दिन सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। और अगर मुझे एक नाइट बनना है तो मुझे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जितने भी स्वॉर्ड आर्ट्स हैं यानी कि मार्शल आर्ट्स हैं और जितनी भी स्वॉर्ड टेक्निक्स हैं उन सभी को मास्टर करना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को नॉक्स से कंपेयर करूँ तो वो तो एक कचरा है। अगर उसे देखा जाए तो वो अपनी लाइफ में पहली बार ट्रेनिंग कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो रनिंग से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो अपने ब्रदर्स को बीट कर पाए। मुझे पता है कि वो अपने ब्रदर्स को बीट नहीं कर पाएगा। इसी के साथ अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पर नॉक्स और उसका ब्रदर एक दूसरे से फाइट करने के लिए ग्राउंड एरिना में आ चुके होते हैं। वहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। वहाँ पर फैमिली एड की फर्स्ट वाइफ यानी कि ट्विन ब्रदर्स की मदर भी आई होती है। तभी थियो जो होता है वो बटलर से कहता है आखिर तुम्हें इस डुएल के बारे में क्या लगता है। बटलर कहता है यंग मास्टर एलन इस डुएल को जीतने वाले हैं, जिसके लिए वो जो फैमिली एड होता है वो भी हाँ करता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। बटलर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि फैमिली एड यहाँ पर डिफरेंट रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं और वो नॉक्स के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि वो टोटली अपने आप को चेंज कर चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो अपने ब्रदर को डिफीट कर सके। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि नॉक्स यहाँ पर कितना ज्यादा ट्रेनिंग कर चुका है, क्योंकि वो पहले कभी ट्रेनिंग नहीं करता था और उसने सिर्फ 1 महीने पहले अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होगा कि वो एलन को हरा सके। और वैसे भी रेनावर फैमिली में जितने भी बच्चे अभी तक बॉर्न हुए उनका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन नॉक्स को देखा जाए तो उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, वो नल है। तभी फैमिली एड बटलर से कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं और ये टैलेंट लेस है। ये भी रेनावर फैमिली में बॉर्न हुआ है तो इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर होगा जो कि इसके अंदर ही अभी छुपा होगा, बस ये उसे निकाल नहीं पा रहा है। हमें नॉक्स की एक विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप की अभी तक टेक्निक जो है वो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं हुई है। नॉक्स कह रहा होता है कि डैम इट, यहाँ पर मेरा लक काफी ज्यादा हाई है लेकिन मैं यहाँ पर अनलकी हो चुका हूँ, मेरा लक यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। अब हमें नॉक्स का थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो रनिंग कर रहा होता है और उसका स्टेमिना अब तक 3.8 तक पहुंच चुका होता है और उसके साथ उसकी रूना भी दौड़ रही होती है, यानी कि उसकी मेड दौड़ रही होती है और वो उससे कह रही होती है कि यंग मास्टर क्या आपके लिए जरूरी है कि मैं भी आपके साथ रनिंग करूँ। तभी नॉक्स उसे बताता है कि अगर तुम मेरे साथ रनिंग नहीं करोगे फिर मुझे टॉवल कौन देगा मेरा पसीना पोंछने के लिए। इसी के साथ वो उसे टॉवल उठा देता है। नॉक्स जब रूना की ओर देखता है तो उसकी स्टैट्स विंडो आ जाती है जहाँ पर उसका स्टेमिना 4.5 था, यानी कि वो नॉक्स से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है मेरी मेड तो मुझसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं रेनावर फैमिली में आखिर ये क्या चल रहा है, यहाँ का यंगेस्ट सन भी अपनी मेड को सरपास नहीं कर पा रहा है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इसका स्टेमिना इतना ज्यादा हो सकता है और ये मुझसे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मैं तो 1 महीने से इसलिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि जैसा स्टेमिना मुझे मिल सके, लेकिन मैं उतने में कामयाब नहीं हो रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा धीमी ग्रोथ मिल रही है, ये तो मेरे साथ बिल्कुल ही अनफेयर हो रहा है। तभी रूना उसे कहती है कि कल तुम्हारा कॉम्पिटिशन है तो तुम्हें
अपनी बॉडी के लिए अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास ऑलरेडी अब काफी ज्यादा कम टाइम बचा है, तो मैं अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर लूज नहीं कर सकता और मेरी जितनी भी ट्रेनिंग बची है मेरे को आज के दिन ही खत्म करना चाहिए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका भाई एलन उससे कह रहा होता है अगर तुम्हें गिव अप करना है तो तुम अभी गिव अप कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे यंगर ब्रदर हो और मैं अपने यंगर ब्रदर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को चलाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे जो हिट्स हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है और जिससे कि तुम्हें काफी ज्यादा हार्म पहुंच सकता है। तभी नॉक्स उससे कहता है क्या तुम अपने ओपोनेंट के फेस को देख के जज करते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा और क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर गिव अप कर दूं। एलन थालिया से कहता है कि जरा तुम देखना मैं अपने यंगर ब्रदर को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी डिफीट करता हूँ। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे काफी ज्यादा जल्दी डिफीट कर सकता है, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और इसका स्टैमिना भी मुझसे काफी ज्यादा है, इसका स्टैमिना 8 है। अगर मैं इससे फेस टू फेस फाइट करता हूँ तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं है कि मैं इसे यहाँ पर जीतने वाला हूँ। वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी को बोल रहा होता है कि एलिडन एकेडमी में जाने के लिए यहाँ पर डुअल स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों अपने वेपन्स को पकड़ लो और तुम दोनों का डुअल यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ, अगर मैं इस डुअल में हारता हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे मेरी रियल वर्ल्ड की मेमोरीज बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और मुझे नहीं पता चलेगा कि उस लेटर बॉक्स में किसने उस लेटर को रखा था और उस लेटर में क्या। तभी इंस्ट्रक्टर उस फाइट को स्टार्ट कर देता है। एलन बड़ी तेजी से नॉक्स के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन दिखाया जाता है नॉक्स ने उस अटैक को वहां पर डॉज कर लिया होता है। तभी एलन अपनी किक उसके ऊपर मारता है लेकिन नॉक्स उसे भी ब्लॉक कर लिया होता है। एलन उससे कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा अच्छा फाइट कर रहे हो, तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहे हो। एलन फिर से उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लग जाता है। नॉक्स उसके अटैक को सिर्फ ब्लॉक कर पा रहा होता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इसीलिए इस गेम को इनर लूनाटिक गेम कहा जाता है। ये गेम तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर मैं यहाँ पर हारता हूँ इस बंदे के साथ डुअल में तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं कभी भी अपनी मेमोरीज को नहीं पा पाऊंगा। तभी उसका स्टेमिना 0.1 पॉइंट के साथ बढ़ जाता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो स्माइल करने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि अगर मैं इस डुअल में यहाँ पर जीतता हूँ तो सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। एलन नॉक्स से कहता है कि मैंने तुम्हारे पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक किए लेकिन तुमने अभी तक उन्हें अटैक को ब्लॉक कर लिया, लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लगता है मुझे अपनी और भी ज्यादा पावर को लगाना पड़ेगा। इसी के साथ वो और भी ज्यादा अटैक्स करने लग जाता है नॉक्स के ऊपर। एलन की मदर अपने मन में सोच रही होती है कि रनहावर फैमिली का सबसे ज्यादा छोटा बेटा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है लेकिन वो मेरे बेटे एलन से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उसे डिफीट कर सके और वो एलिडन एकेडमी में जा सके। अब हमें दिखाया जाता है एलन नॉक्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और उसे नीचे गिरा लिया होता है और वो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से लगातार अटैक कर रहा होता है। नॉक्स उसके अटैक को सिर्फ ब्लॉक कर पा रहा होता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा होता है। तभी हमें फैमिली हार्ट दिखाया जाता है जो कि अपने बटलर से कह रहा होता है कि ये फाइट अब इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही, तुम इस फाइट को अब यहाँ पर जल्दी एंड कर दो क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है नॉक्स और कुछ कर सकता है। हालांकि नॉक्स काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था लेकिन उसे अभी रिकवर करने के लिए और भी ज्यादा समय की जरूरत है। एलन उसके ऊपर बार बार अटैक करता जा रहा होता है और वो एलन के बारे में सोचने लग जाते हैं कि एलन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन मुझे अभी इसका और भी डुअल देखना है। अचानक से हमें ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि जिसके पास भी ब्लैक स्वॉर्ड होती है वो अपने ओपोनेंट को नील डाउन करवाता है या फिर उसे मार देता है। नॉक्स के फादर कहते हैं कि ये डुअल यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ वो चेयर से उठने लग जाते हैं उस डुअल को खत्म करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे नॉक्स का स्टैमिना 0.1 पॉइंट के साथ फिर से बढ़ चुका होता है और उसके पास एक विंडो ओपन हो चुकी होती है जहां पर उसका मार्शल आर्ट यानी कि स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक एक्टिवेट हो चुकी होती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। एलन उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हारी बॉडी अनकॉन्शियस हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो फैमिली वर्ड होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये तो एक जीनियस स्किल है। अब हमें स्किल के बारे में बताया जाता है कि इस स्किल का नाम टाइम स्ट्रीम है और इस स्किल को जो भी ओपोनेंट या फिर जो भी पर्सन ऑब्टेन कर लेता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बाकी सभी ओपोनेंट उसके सामने काफी ज्यादा धीमे लगने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है नॉक्स के सामने भी एलन काफी ज्यादा स्लो मूव कर रहा होता है। इससे जो हमारा एनिमी होता है उसकी स्पीड हमें काफी ज्यादा स्लो दिखती है और हम अपने अटैक को काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर लैंड कर सकते हैं और उसे डिफीट कर सकते हैं। नॉक्स कहता है लगता है मेरी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो है यानी कि स्वॉर्ड्समैनशिप की टेक्निक वो एक्टिव हो चुकी है, अब मेरे को इसके ऊपर अटैक कर लेना चाहिए। इसी के साथ वो एलन के ऊपर अटैक करता है। उसने एलन की स्वॉर्ड के ऊपर अटैक किया होता है। उसके अटैक से जो एलन की स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा एलन अपने हाथ को पकड़कर अपने घुटने पे आ चुका होता है क्योंकि उसका हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है। नॉक्स उससे कहता है ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मजेदार रहा और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है क्योंकि मैंने जो ये टेक्निक अभी यूज की है ये लास्ट 5 मिनट के लिए, इससे ज्यादा मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे 5 मिनट के अंदर ही इस सबको खत्म करना पड़ेगा। नॉक्स एलन से कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसे ईजी करने वाला हूँ। इसी के साथ वो कहता है कि मैं इस फाइट को ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहता क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। इसी के साथ वो अपने बड़े भाई दूसरे यानी कि ह्यूंग को बुलाने लग जाता है और उसे कहता है
है कि तुम दोनों मिलकर मेरे ऊपर अटैक करो, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ हैंडल कर सकता हूं। मैं जितना जल्दी हो सके इस डुअल को यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। और वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। तभी नॉक्स अपने फादर से कहता है कि प्लीज आप मुझे अलाउ करें कि मैं इन दोनों से सेम टाइम पे फाइट कर सकूं और इन दोनों को डुअल में हरा सकूं। तभी उसके फादर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और उसके फादर के साथ साथ जितने भी वहां पर लोग होते हैं वो सभी ये देख के काफी ज्यादा हैरान थे। खाली अपने मन में कह रही होती कि नॉक्स आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है नॉक्स के फादर अपने मन में सोच रहे होते हैं, लगता है इसकी स्पिरिट पावर जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और इसके बिहेवियर के साथ साथ इसके अंदर की जो हिडन पावर है और पोटेंशियल है वो भी बाहर निकल रहा है। लगता है मुझे इसे और भी ज्यादा देर तक देखना चाहिए। इसी के साथ वो उसकी परमिशन दे देता है। दिखाया जाता है ट्विन ब्रदर्स की जो मॉम होती है वो वहां पर कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन फैमिली हेड किसी की भी बात नहीं सुनते और उस फाइट को वहां पर स्टार्ट कर देते हैं 2 वर्सेस 1 का डुअल। दिखाया जाता है वो दोनों जो ट्विन ब्रदर्स होते हैं वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं हमारे नॉक्स के ऊपर और वो सोच रहे होते हैं कि इसने तो हमारे फादर के सामने ही हमें काफी ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया। फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद नॉक्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। नॉक्स उन दोनों से आराम से फाइट कर पा रहा होता है। एलन ह्यूंग से कहता है कि तुम्हें लेफ्ट साइड से उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड ऐसा हो सकता है कि उसका वाइटल पॉइंट हो और उसके ऊपर काफी ज्यादा हां पहुंच सकता है। तभी ह्यूंग उसे कहता है कि शट अप, तुम मुझे यहाँ पर मत सिखाओ कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो दोनों अपनी स्वॉर्ड के साथ नॉक्स के ऊपर कॉम्बिनेशन अटैक कर पा रहे होते हैं, लेकिन नॉक्स के लिए उनकी स्वॉर्ड देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है। तभी नॉक्स के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी जो टाइम स्ट्रीम की टेक्निक है उसका एक लेवल अप हो चुका है, अब तुम इनकी स्वॉर्ड की स्पीड भी देख सकते हो। नॉक्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं। मुझे साफ दिख रहा है कि इनकी स्वॉर्ड मेरे ऊपर कहां से अटैक करी है। इसी के साथ नॉक्स से एक ब्रदर के ऊपर अटैक करता है जिससे कि उसका कंधा वहां पर जख्मी हो जाता है और वहीं पर वो सभी फाइट करना रोक देते हैं। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर नॉक्स ने एग्जैक्टली उसी जगह पर कैसे अटैक किया जहां पर ये फाइट को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। और वो सोच रहे होते हैं कि ये तो हमारी फैमिली का एक ट्रैश हुआ करता था, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो चुका। फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम फाइट के मिडल में है तो यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इसी के साथ वो दोनों नॉक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। नॉक्स लेकिन उन दोनों को वहां पर पुश बैक कर रहा होता है, क्योंकि अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। नॉक्स उन दोनों से फाइट करता हुआ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो कह रहा होता है चलो ठीक है, अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है, क्योंकि मैंने अब काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता हुआ अपने दोनों भाइयों के ऊपर अटैक करता है। तो वो देख के वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नॉक्स के फादर को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों उसके भाई वहां पर फाइट में हार चुके होते हैं। एक विंडो ओपन होती है कि टाइम स्ट्रीम टेक्निक की जो ड्यूरेशन थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही है। हमें दिखाया जाता है वहां पर जो इंस्ट्रक्टर होता है नॉक्स उससे पूछता है क्या मैंने इस डुअल को यहाँ पर जीत लिया, अगर नहीं जीता है तो क्या मुझे यहाँ पर और भी फाइट करनी चाहिए। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि ऑफ कोर्स तुम यहाँ पर जीत गए। फिर वो अनाउंस करता है कि यंग मास्टर नॉक्स ने इस डुअल को यहाँ पर जीत लिया। हमें दिखाया जाता है वो जो ट्विन ब्रदर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं अपने आप पे, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि लगता है हम यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर है और वो अपनी स्वॉर्ड को भी नीचे फेंक देते हैं। दिखाया जाता है जो नॉक्स होता है वो अपने फादर को ग्रीटिंग करता हुआ कहता है कि मैंने अब इस डुअल को जीत लिया है तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इसी के साथ वो वहां से निकल जाता है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर आने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है जो थालिया होती है वो उसे बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा तुम रुको। हमें दिखाया जाता है नॉक्स उसकी बात नहीं सुनता और वहां से भागता हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल आता है। अब वो काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि उसने अपनी टाइम स्ट्रीम टेक्निक को यूज किया था, तो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी अचानक वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि प्लेयर जिसने इस टाइम स्ट्रीम टेक्निक को यूज किया है उसके 2 दिन और 17 घंटे का टाइम स्पैम खत्म हो चुका है। अब उसकी लाइफ में 2 दिन 17 घंटे का टाइम स्पैम कम हो चुका है। इसका मतलब यह है कि मैं जितना ज्यादा इस टेक्निक को यूज करूंगा उतनी जल्दी मेरी डेथ होगी, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा ताकि मैं इस टेक्निक को जल्दी यूज ना करूं। और वैसे भी मैं एक टर्मिनली पेशेंट हूं तो इस टेक्निक का साइड इफेक्ट मेरे ऊपर काफी ज्यादा बुरा हो रहा है और अगर इस बारे में किसी को पता चल गया कि मैं एक पेशेंट हूं तो फिर वो मेरे एकेडमी जाने के एडमिशन में काफी बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए मुझे ये ध्यान रखना है कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर थालिया आ चुकी होती है जो कि उससे कहती है तुम तो यहाँ पर हर्ट हुए हो, क्या ये इंजरी तुम्हें उन दोनों से फाइट करते हुए मिली है। नॉक्स अपने मन में कह रहा होता है कि डैम इट, आखिर ये यहाँ पर क्या करी है, क्या इसने मुझे यहाँ पर फॉलो किया है। फिर वो कह रहा होता है कि आखिर यही यहाँ पर क्यों आई है, कोई दूसरा पर्सन नहीं आ सकता है क्योंकि मुझे इससे नफरत है। मुझे पता है कि ये फ्यूचर में मुझे मारने वाली है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इससे ज्यादा कुछ बात करूं और इससे ज्यादा कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करूं। तभी वो थालिया उससे कहती है कि क्या तुमने रनिंग के साथ अपने दोनों भाइयों को डिफीट कर दिया एक साथ फाइट में, क्या रनिंग से इतनी ज्यादा पावर बढ़ सकती है। और मैंने देखा था कि पिछले मंथ तुम अपनी स्वॉर्ड को भी नहीं पकड़ सकते थे और आखिर तुमने अचानक इन दोनों लोगों को कैसे हरा दिया जो कि तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें देख के तुम्हारी पावर को मिसकैलकुलेट किया, मुझे काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लगता है मेरे पास अभी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं किसी की पावर के बारे में पता कर सकूं। इसी के साथ वो बताती है कि जब मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देखा था तो मैंने तुम्हारे पहले दिन देखा था कि तुम एक वुडन स्वॉर्ड को चलाना सीख रहे थे और तुम्हारा पोस्चर भी काफी ज्यादा बेकार था, लेकिन मैंने देखा कि अब तुमने अपने दोनों भाइयों को फाइट में हरा दिया। अब तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। तुमने अपने दोनों बड़े भाइयों को डिफीट करने के बाद वहां पर आराम से खड़े थे, तुम्हारे लिए फाइट तो कुछ भी नहीं थी। सच में मैंने जितने भी अभी तक तुम्हारे बारे में रूमर सुने थे वो सब तो गलत थे कि तुम ट्रैश हो।
तुम तो एक प्रोडिजी हो, मुझे जानना है कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट कैसे है और तुमने अपनी स्ट्रेंथ को इतनी जल्दी इतनी ज्यादा तेजी से कैसे इंप्रूव किया है और तुम्हारी स्किल्स भी काफी ज्यादा बेहतर है। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि तुम उनके ऊपर कितनी तेजी से अटैक कर रहे थे, मैं तुम्हारे अटैक्स को भी नहीं देख पा रही थी। आज मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारे ब्रदर से फाइट करते हुए देखा तो मुझे पता चल गया कि उन दोनों से ज्यादा टैलेंट तो तुम में है। तुमने अपनी ट्रेनिंग के साथ अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया कि तुम उस डुअल को भी विन कर गए। अभी नॉक्स को खांसी आने लग जाती है, थालिया उसकी ओर बढ़ने लग जाती है, कहती है कि तुम क्या ठीक हो। इसी के साथ नॉक्स उसके हाथ को वहां पर झटक देता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बॉडी को यहाँ पर टच करने का क्यों ट्राई कर रहे हो। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं 2 सालों से अपने रूम में बंद था रियल वर्ल्ड में और मैं वहां पर गेम्स खेला करता था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि दूसरे किसी पर्सन से किस तरह बात करनी होती है। मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है थालिया नॉक्स से माफी मांगने लग जाती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना इस सब के लिए। मैं देखती थी कि जब तुम बॉर्न हुई थी तब तुम काफी ज्यादा वीक हुआ करते थे और मुझे नहीं लगा था कि तुम स्टेमिना ट्रेनिंग के साथ अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे कि तुम अपने ब्रदर्स को भी डिफीट कर सकते हो। मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पर काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैंने यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल ही अनकरेक्ट जज किया। इसी के साथ वो बताती है कि मुझे ईमा यानी कि मेरी मेड ने बताया था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो क्योंकि तुम रिनावर फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम रिनावर फैमिली के सन हो। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया था। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले जितने भी गेम्स को खेला है उसमें मैंने देखा है कि थालिया का रिएक्शन काफी ज्यादा कोल्ड हुआ करता था और उसका एटीट्यूड काफी ज्यादा सर पे चढ़ा होता था। लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक चाइल्ड है और जब मैं इससे गेम में मिला करता था तब ये एक एडल्ट हुआ करती थी। चाइल्ड में बच्चों को पता नहीं होता कि आखिर उन्हें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, इसीलिए इसे पता नहीं है कि आखिर यहाँ पर इसे किस तरह बिहेव करना दिखाया जाता है। नॉक्स उसे कहता है इस बारे में किसी को मत बताना कि मेरी नाक में से ब्लड लीक कर रहा था। थालिया भी वैसे ही करती है और वो प्रॉमिस कर लेती है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। नॉक्स अपने मन में कह रहा होता है चलो ठीक है, अब मेरे मन में से एक चिंता निकल गई कि ये मैटर अब लीक नहीं होने वाला, तो इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसी के साथ नॉक्स वहां से चला जाता है। नॉक्स को देख के थालिया काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। इससे आपको कुछ आइडिया लग गया होगा फ्यूचर में आखिर क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है फैमिली हेड का मेंशन, जहां पर फैमिली हेड अपने मन में कह रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था वैसा यहाँ पर हो रहा है। फिर वो अपने बटलर से कहते हैं कि आखिर तुम्हें नॉक्स के बारे में क्या लगता है, यानी कि मैं नॉक्स के टैलेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। बटलर उन्हें बताता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि नॉक्स इस फाइट को जीतने वाला है, क्योंकि मैंने देखा था कि नॉक्स इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो अपने ब्रदर्स को डिफीट कर सके फाइट में। जब अपने ब्रदर से फाइट कर रहा था तब वो वहां पर हारने वाला होता है, लेकिन अचानक उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर उसने दूसरे ब्रदर को भी चैलेंज कर दिया और उसने दोनों भाइयों को एक साथ डिफीट कर दिया। लगता है जो हमारे यंगेस्ट सन है उसने अपने आप में काफी सारी चीजें छुपा के रखी है और उसने अभी तक अपना टैलेंट भी छुपा के रखा था। अचानक उसने अपनी पावर को ग्रो कर लिया और अपने भाइयों को भी हरा दिया और इस कंपटीशन को भी विन कर गया। इसी के साथ वो बटलर से कहते हैं कि तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी जितने भी वो मूव्स को करता है, लेकिन तुम्हें उसे इनकरप्ट नहीं करना है, तुम्हें बस दूर से ही देखना है। हमारे यंगेस्ट सन का जो टैलेंट है वो तो बिल्कुल एक ब्लैक स्वॉर्ड की तरह है जो कि अपने टैलेंट को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, यानी कि अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। फिर वो बटलर से कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो तुम्हें जल्दी से अपने काम में लग जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बटलर भी उससे कहता है कि मैं अपना यहाँ पर बेस्ट दूंगा। इसी के साथ हमारा सीन बदलता है। हमें दिखाया जाता है थालिया नॉक्स के पास आई होती है और उसे कह रही होती है कि प्लीज तुम मुझे टीच करो कि आखिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं। तभी नॉक्स उसे कहता है कि तुमने मेरे ऊपर जब तक मैं 1 मंथ तक ट्रेनिंग कर रहा था तब तक तुमने हर वक्त मेरे ऊपर नजर रखी थी और वो कोई अच्छी बात नहीं है। थालिया भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। थालिया उससे माफी मांगती है। नॉक्स अपने मन में कह रहा होता है कि थालिया एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि मुझसे पावरफुल होने के लिए कह रही है, क्योंकि मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और जो उसकी बड़ी सिस्टर है वो जरूर उसे रिक्रूट करने के लिए एक ना एक दिन जरूर आएगी और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं थालिया के साथ रहता हूँ तो उसकी बड़ी सिस्टर मेरे को ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो सकती है और वो मुझे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉक्स थालिया से पूछता है आखिर तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटीज हैं। थालिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी नॉक्स उससे कहता है कि मैं दूसरे के साथ अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता और मैं बिल्कुल भी दूसरे के साथ कंफर्ट नहीं होता हूँ। इसी के साथ वो वहां से चला जाता है। अब हमारा सीन बदलता है। हमें दिखाया जाता है नॉक्स अपने बाकी सभी फैमिलीज के पास आया होता है जहाँ पर उसके सारे फैमिली मेंबर होते हैं। नॉक्स पीछे देखता हुआ कहता है कि अच्छा वो लड़की अब मेरे को यहाँ पर चेस नहीं करे, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में वो मुझे मारने वाली है, तो मेरे को यही अच्छा है कि मैं उससे थोड़ी बहुत दूरी बना के रखूँ। इसी के साथ वो वहां पर पहुंच चुका होता है, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पे। नॉक्स के फादर नॉक्स के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बारे में पता होगा कि आखिर हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए और यहाँ पर हमें क्या करना है। इसी के साथ वो बताते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपने लिए एक घोड़े को चुनना पड़ेगा, यानी कि अपने लिए एक कॉमरेड्स को चुनना होगा। तुम राइड करते हुए अपनी पूरी लाइफ निकालोगे। नॉक्स भी सोच रहा होता है। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा लंबे समय से वेट कर रहा था। अब मुझे यहाँ पर एक हॉर्स को चुनने को मिलेगा। मुझे पता है कि इनर लुनाटिक जो गेम है वहां पर सिर्फ रिनावर फैमिली ही नहीं है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ऐसे ऐसे बीट या फिर ऐसे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। मैं अपने साथी के साथ ही अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एलिडन एकेडमी में वहां पर हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जाती है और तो और वहां पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सेपरेटली सिखाई जाती हैं। वहां पर कुछ ऐसे बैटल होते हैं जो कि इस गेम वर्ल्ड में कहीं और दूसरी जगह नहीं होते हैं, इसीलिए मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। और तो और अगर हमारा कैंपेनियन यानी कि हमारा हॉर्स मारा जाता है तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। हॉर्सेस की मदद से हम अपने ट्रांसपोर्ट के सामान को काफी ज्यादा इजी तरीके से पहुंचा
बचा सकते हैं। इसी के साथ वो कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी वाला घोड़े को चुनने वाला हूँ। उसके फादर उसे कहते हैं तुम कंपटीशन को जीते थे और तुमने अपने दोनों भाइयों को भी हराया, इसलिए मैं तुम्हें चांस देता हूँ कि सबसे पहले तुम अपने लिए एक हॉर्स को चूज करो। चलो अब देखते हैं कि हमारे यंगेस्ट सन की किस तरह की चॉइस है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किस हॉर्स को चूज करता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो नॉक्स होता है वो काफी सारे घोड़ों के पास पहुंच जाता है और देखते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, वो मुझे दिख नहीं रहा है। इसी के साथ वो और भी आगे बढ़ने लग जाता है। तभी वहां पर एक ब्लैक हॉर्स दिखाया जाता है जो कि पर्पल ब्लैक होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें तो अभी तक ढूंढ रहा था। इसी के साथ वो सभी से कहता है कि मैं इसे अपना कंपेनियन चूज करना चाहता हूँ, यानी कि अपने हॉर्स के तौर पे चूज करना चाहता हूँ। जो सुन के वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो वहां पर फैमिली ऐड होते हैं वो नॉक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ ताकि तुम दूसरे हॉर्स को चूज कर लो। जो सुन के नॉक्स सोच रहा होता है, इन्हें लगता है कि मेरी जो चॉइस है वो एक फेलियर है। इसी के साथ नॉक्स उस ब्लैक हॉर्स की स्टैट्स विंडो को देखने लग जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका जो रैंक है वो हायर ग्रेड का है, यानी कि वो आगे जाके काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो अभी बीमार है तो इसलिए वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। फिर वो बताता है कि जितने भी समन बीस्ट होते हैं उनको कुछ लेवल्स में डिवाइड किया जाता है जिससे कि उनकी पावर का भी अंदाजा लगाया जाता है। और वो बताता है कि अगर मैं इस हॉर्स को चुनता हूं तो मेरे आगे जाके काफी ज्यादा पावर बढ़ने वाली है, क्योंकि हॉर्स का हायर रैंक है। मुझे पता है कि ये हॉर्स जिसे मैंने चूज किया है वो जिस भी ब्रीड का है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इन मास्टर्स को नहीं पता है कि ये हॉर्स किस ब्रीड का है, नहीं तो ये अपने लिए चूज कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन देखा जाए तो ये हॉर्स देखने में भी कुछ अच्छा नहीं है और तो और इसकी सिचुएशन यानी कि इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिन्हें मैं इसके ऊपर यूज करता हूं तो इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमें इस हॉर्स की लाइफ लाइन दिखाई जाती है जो कि लगभग 3 दिन की होती है। तभी वो नॉक्स सभी से कहता है कि मैं इसी हॉर्स को चूज करने वाला हूँ अपने कंपेनियन के तौर पर और मैं दूसरे किसी हॉर्स को चूज नहीं करने वाला हूँ। इसी के साथ वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस हॉर्स की लाइफ बचा सकता हूँ। फैमिली सोच रहे होते हैं कि इस बच्चे की चॉइस तो सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसने एक ऐसे हॉर्स को चूज किया है जो कि बिल्कुल इसी की तरह है और वो भी इसी की तरह काफी ज्यादा वीक है और वो तो जल्दी मरने वाला भी है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काफी बड़ी डिसअपॉइंट है। फैमिली एडनॉक्स से कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए दोबारा कभी रिग्रेट ना करो इस चॉइस के लिए। इसी के साथ वो वहां से चले जाते हैं। नॉक्स सोच रहा होता है लगता है मेरी जो चॉइस है यहाँ पर किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। तभी उसके पास हेड बटलर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम अपने हॉर्स के लिए एक नेम को चॉइस करो। तभी नॉक्स कहता है कि मैं अपने हॉर्स के लिए कार्ल नेम चॉइस करता हूँ। इस नाम का मतलब है कि ये मेरे लिए काफी कुछ करना चाहता है। इसी के साथ अब हमें नॉक्स का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर नॉक्स के रूम के ऊपर जो बेड होता है वहाँ पर कार्ल लेटा होता है एक कमर को ओढ़ के। नॉक्स उसे देखता हुआ सोच रहा होता है कि आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर मैं अपनी कार्ल की आंखों को देखूं तो देखने से लगता है कि ये मुझसे कुछ कह रही है, मुझसे ये कह रही है कि मैंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए अभी तक काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। तभी नॉक्स उससे कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ चुका हूँ तो तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा ईजी होने वाली है, लेकिन अब तुम्हें उतना ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब तुम मेरे पास आ चुके हो। इसी के साथ वो कहता है कि रूना मुझे पता है कि तुम यहाँ पर छुपी हुई हमारी बातों को सुन रही हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ जाओ क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वो बताता है कि ये जो बेड के ऊपर मेरा दोस्त बैठा है यानी कि मेरा हॉर्स बैठा है, तुम्हें अब इसकी हिफाजत करनी है क्योंकि ये काफी ज्यादा बीमार है और तुम्हें इसकी केयर करनी होगी। और वो कहता है कि मैं अब तुमसे कल मिलूंगा, मैं तुमसे कल मिलने यहाँ पर आऊंगा कि आखिर इसकी कंडीशन कैसी है। इसी के साथ वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये कोई ना कोई यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर सकती है। वो जो हॉर्स है वो शायद से एक फीमेल है, जिसे देख के रूना नॉक्स से कहती है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूना काफी ज्यादा रो रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो कार्ल होता है उसकी डेथ हो चुकी होती है क्योंकि उसका टाइम स्पैम पूरा हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है जो नॉक्स होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये इतना ज्यादा क्यों रो रही है, क्योंकि ये उसके साथ काफी ज्यादा अटैच हो चुकी थी और कार्ल भी इसके साथ काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करता था। मुझे पहले से पता था कि मैं कार्ल को मरने से नहीं बचा सकता हूँ। इसी के साथ वो रूना से कहता है कि तुम्हें अब रोना बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब मुझे यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा। तभी रूना उससे कहती है कि लेकिन यंग मास्टर कार्ल मारा जा चुका है। नॉक्स उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कार्ल वापस आ जाएगा। तभी रूना उसे कहती है कि यंग मास्टर क्या आपके सर पे चोट लगी है जिसके कारण आप इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तभी नॉक्स उसे कहता है कि तुम अब पीछे हट जाओ, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करता हूँ। इसी के साथ अपने पास एक स्क्रोल निकाल लेता है और वो रूना से कहता है कि अब तुम पीछे हो जाओ। फिर वो उस स्क्रोल को खोलकर जमीन पे रख देता है और उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है। फिर वो अपनी माना पावर को स्क्रोल के ऊपर डालने लग जाता है और वो कहता है कि अगर मैं स्क्रोल के ऊपर अपनी माना पंप को यूज करता हूँ तो शायद यहाँ पर कुछ काम बन सकता है। रूना ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहते हैं कि यंग मास्टर क्या आप माना को यूज कर सकते हो। नॉक्स रूना से कहता है अगर तुम अपने आप को यहाँ पर शांत नहीं रखती तो फिर मैं यहाँ पर कार्ल को पूरी तरह मिटा दूंगा। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर जो मैंने माना यूज कर रहा हूँ ये वाइल्ड माना है यानी कि जंगली माना है और यहाँ पर जो एम्परर है उन्होंने साफ साफ मना किया है कि इसे यहाँ पर यूज करना इलीगल। इस माना को सिर्फ इंपीरियल फैमिली वाले यूज कर सकते हैं और उन्हें पता चल गया कि मैं इस माना को यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है क्योंकि मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ और हालांकि इस माना को यूज करने के लिए एक बंदे की उम्र एडल्ट होने
होनी चाहिए। लेकिन मुझे इंपीरियल फैमिली का थैंक्स भी करना है क्योंकि उनकी वजह से हमारे पास इतनी सारी मैजिक स्किल्स है और मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर कर सकता हूँ। इसी के साथ मेरा माना काफी ज्यादा लो क्वालिटी का और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर काफी सारी एनर्जी बह रही है। मुझे पता है कि वो माना है और अगर मैं इसे अच्छे से कर लेता हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाता हूँ तो मैं इसे दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है इसे सिर्फ एक ही बार क्रिएट किया जा सकता है अपनी पूरी की पूरी लाइफ में और मैं यहाँ पर कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ। तभी वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने बुक ऑफ द किलर को एक्वायर कर लिया है, जो कि एक नेक्रोमेंसर टाइप की स्किल है और इसे तुम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। हमें बताया जाता है कि ब्लैक मैजिक होता है। अब हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक मैजिक की बुक होती है, उसके ऊपर एक स्केलेटन का हाथ रखा होता है। हमें अब दिखाया जाता है काल को। अब काल को अगर जिंदा करना है तो उसे एक अनडेड बनाना पड़ेगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में कुछ ही चीजें हैं जो कि अनडेड को संभाल सकती हैं, यानी कि नेक्रोमेंसर स्किल को यूज कर सकती हैं। पहली तो वह है जो कि डार्क पावर को यूज करती है और दूसरी है कि ब्लैक मैजिक को जो यूज कर सकता है वही नेक्रोमेंसर स्किल्स को यूज कर सकते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि मारे गए होते हैं और वो अपनी ईगो के जल के फिर से रिबॉर्न होते हैं, तो वो अनडेड स्किल को यूज कर सकते हैं, यानी कि नेक्रोमेंसर पावर को यूज कर सकते हैं। नॉक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा लाजवाब है, क्या मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगा। फिर वो बताता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस कॉन्टिनेंट में एक ऐसी फैमिली है जो कि नेक्रोमेंसर स्किल या फिर अनडेड पावर को यूज कर सकती है और उस फैमिली का नाम है मार्बस फैमिली। अगर हम रेनावर की फैमिली देखें तो वहां पर नाइट्स की पावर एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम मार्बस की फैमिली देखें तो वहां पर अनडेड या फिर नेक्रोमेंसर या फिर मेजिस की पावर एग्जिस्ट करती है और वहां पर ब्लैक मैजिक को यूज करते हुए अनडेड को क्रिएट किया जाता है। इसीलिए ज्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं वो मार्बस फैमिली के साथ एफिलिएट नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि मार्बस फैमिली काफी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मुझे पता है कि नेक्रोमेंसर या फिर अनडेड स्किल्स को किस तरह यूज किया जाता है क्योंकि जब मैं रियल वर्ल्ड में गेम खेला करता था तो मैंने इनके बारे में सब कुछ पढ़ा था। हमें दिखाया जाता है जहां पर नॉक्स अपने फॉर्मेशन को क्रिएट किया होता है वहां पर से काफी सारी शैडो निकलती है। हमें दिखाया जाता है उस शैडो के बीच में हमारा काल बैठा होता है। अचानक नॉक्स के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। रोना भी नॉक्स को देख के काफी ज्यादा घबरा गई होती है। नॉक्स अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ी देर इसे करना है क्योंकि मेरा माना पावर यहाँ पर काफी ज्यादा वीक है, लेकिन मुझे इसे रोक के रखना है और मुझे अपनी बॉडी को भी यहाँ पर कंट्रोल रखना है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वहां पर जहाँ पर फॉर्मेशन बनी होती है वहां पर जो काल पड़ा होता है वो अब अचानक से खड़ा हो गया होता है और वो वहां पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। उसकी बॉडी के ऊपर जो फर्श थे वो काफी ज्यादा चमक रहे थे। तभी एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि जो स्किल को तुम यहाँ पर यूज कर रहे थे वो सक्सेसफुली वर्क कर चुकी है। हमें दिखाया जाता है काल वहां पर पूरी तरह अनडेड बन चुका होता है और दूसरी विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा काल रिबॉर्न हो चुका है, अब तुम्हारे ये पूरा पेट बन चुका है और तो और ये अनडेड भी बन चुका है। नॉक्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है फाइनली ये यहाँ पर वर्क कर चुका है। इसी के साथ वो अपने मानव फ्लो को वहां पर पूरी तरह रोक देता है। हमें काल की स्टैट्स विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा होता है जो काल का ओनर है उसकी स्ट्रेंथ जिस हिसाब से बढ़ेगी, यानी कि जिस तेजी से बढ़ेगी उस तेजी से ही काल की पावर भी बढ़ने वाली है और तो और काल की पावर पे यहाँ पर काफी ज्यादा बफ भी मिलने वाला है। तभी रूना काल और नॉक्स को गले लगा लेती है। नॉक्स उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो रूना बताती है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर काल को बचा लिया और क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप यहाँ पर अपनी मानव पावर को यूज कर रहे हो तो आप भी यहाँ पर मारे जाने वाले हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने तो काल को भी बचा लिया है। रूना काल से कह रही होती है तुम्हें पता है कि मेरा ट्रेजर क्या है, मेरा ट्रेजर तुम हो। इसी के साथ वो बताती है कि अब मैं तुम्हें काफी सारे कैरेट्स खिलाने वाली हूँ ताकि तुम्हारी हेल्थ हेल्दी रह सके। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है नॉक्स अपने मन में कह रहा होता है तो ठीक है अब मुझे हिडन पीसेस तक पहुंचना होगा। इसी के साथ अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है एक रात जहाँ पर एक बंदा एक क्रिस्टल और एक मैप को लेके कहीं पे जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है ये हमारा नॉक्स होता है। फिर वो मैप को देखता हुआ कहता है कि मैं यहाँ पर इस गेम में रिबॉर्न हो चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर रोड्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। इसी के साथ वो हमें बताता है कि जो हिडन पीस है वो एक ट्रेजर है जो कि रेनावर फैमिली का एक ट्रेजर है जो कि एक हिडन ट्रेजर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और मैं उस ट्रेजर को यहाँ पर लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी उससे पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरी बॉडी में माइनस पॉइंट ये है कि मेरे पास टर्मिनल कर्स है और मैं उस आइटम के साथ उस कर्स को पूरी तरह खत्म कर सकता हूँ, फिर मैं अपनी ग्रोथ को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा पाऊंगा। नॉक्स एक फॉरेस्ट में पहुंच चुका होता है जहाँ पर वो अंदर जाता जा रहा होता है। वहां पर एक बैनर लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम एक चाइल्ड हो तो तुम इसके अंदर मत जाना क्योंकि अगर तुम इसके अंदर जाते हो तो तुम्हारी मौत तय है। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से मना नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ वो उस फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है जिसका नाम होता है फॉरेस्ट ऑफ द मिसिंग चाइल्ड। तभी वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम अगर अपनी क्वेस्ट को क्लियर करने में फेल होते हो तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। हमें इस फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है कि रेनावर फैमिली की टेरिटरी में आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता क्योंकि उन सबको पता है कि यहाँ पर काफी सारी डार्कनेस और काफी सारी फॉग है। अगर वो किसी चीज को यहाँ पर लेने आते हैं तो वो उनकी मौत यहाँ पर तय है क्योंकि वो कभी भी अपनी चीज को ले नहीं पाते हैं। नॉक्स हमें बताता है कि इसीलिए इस फॉरेस्ट को मिसिंग ऑफ द चाइल्ड कहा जाता है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बच्चा आता है अपनी किसी चीज को ढूंढने के लिए तो फिर वो यहाँ पर मारा जाता है और अगर यहाँ पर कोई एडल्ट आता है तो यहाँ पर काफी सारे डिमोनिक बीस्ट हैं जो कि उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं और वो कभी भी वापस लौट नहीं पाता है। और हम उन डिमोनिक बीस्ट के सामने अपने आर्टिफैक्ट या फिर वेपन्स को भी नहीं निकाल पाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए क्योंकि उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो उतने समय में हमें पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अगर मेरा सामना डिमोनिक बीस्ट से होता है तो सिस्टम भी मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाला है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर सिस्टम कोई भी तरह से वर्क नहीं करता है। यहाँ पर हमें खुद से फाइट करना पड़ता है और मैंने इन डिमोनिक बीस्ट को मारने के लिए काफी बार अपनी जान गंवाई थी। मुझे पता है कि ये गेम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है
और मुझे यहाँ पर काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ वो एक वुडन स्टिक को लेता है और उसके ऊपर फायर को लगा लेता है और वो आगे बढ़ने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर काफी सारी धुंध है, अगर मैं अपनी फायर के साथ यहाँ पर इनको हटाता हूँ तो मैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सामने जा सकता हूँ। तभी नॉक्स वहाँ पर रुक जाता है और वो किसी से कहता है कि तुम मेरा यहाँ पर काफी ज्यादा लंबे समय से पीछा कर रहे हो, लगता है तुम मेरे साथ यहाँ पर एफिलिएट होना चाहते हो। अब समय आ चुका है कि तुम मुझे यहाँ पर अपना फेस रिवील करो। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पर एक स्लैश मारता है। अब हमारा सीन बदलता है, हमें थालिया दिखाई जाती है जहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इस तरह बैठी नहीं रह सकती है क्योंकि मुझे अभी और भी ज्यादा स्ट्रांग होना है। तभी उसके पास उसकी मेड ईमा आ जाती है जो कि उससे कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि यंग मास्टर नॉक्स का आप पीछा करना बंद कर दो क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। थालिया उससे कहती है क्या तुम हमारी फैमिली से यहाँ पर फायर होना चाहते हो? ईमा भी कहती है कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अब हमारा सीन थोड़ा सा बदलता है जहाँ पर ईमा सोच रही होती है कि मुझे पता है कि यंग मिस काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहती है ताकि वो अपनी सिस्टर के सामने अपनी रेपुटेशन क्रिएट कर सके। इसी के साथ वो वहां से चली जाती है, यानी कि थालिया के रूम से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो वापस से थालिया के रूम में आती है, लेकिन वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि यंग मिस यहाँ पर नहीं होती। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉक्स का जो पीछा कर रही होती है वो थालिया होती है। नॉक्स उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने मुझे अभी तक क्यों फॉलो किया है। इसी के साथ वो उसे पीछे हटा लेता है और उसे कहता है कि तुम जरा पीछे रहो क्योंकि यहाँ पर काफी सारे डिमोनिक बीस्ट आने वाले हैं। वहां पर एक वुल्फ आ जाता है जिसे देख के थालिया अपने मन में कह रही होती है कि ये तो ग्रे वुल्फ है और मैंने अपना डैगर भी अपने साथ नहीं लाई, आखिर मैं इसके साथ यहाँ पर कैसे फाइट करूंगी क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और मैं अपने बेयर हाथों के साथ इससे फाइट नहीं कर सकती हूँ, ये हम दोनों को यहाँ पर मार देगा। इसी के साथ हमें वो वुल्फ दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपनी लैंग्वेज में चिल्लाने लग जाता है, यानी कि वो अपने साथियों को वहां पर बुला रहा होता है। फिर वो वुल्फ उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन नॉक्स भी रुकता नहीं है और वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसने अपनी स्वॉर्ड के साथ उस वुल्फ की गर्दन के ऊपर अटैक किया था और उसे वहीं पे मार देता है, जो देख के थालिया अपने मन में कह रही होती है कि ये तो सच में अमेजिंग है, तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वुल्फ था लेकिन तुमने इसे काफी ज्यादा इजी तरीके से कट कर दिया है। नॉक्स थालिया से पूछता है कि मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तभी थालिया उससे कहती है कि मैं यहाँ पर नाइट स्क्रॉल को लेने के लिए आया हूँ। नॉक्स उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बोलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा। तभी थालिया नॉक्स के हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैंने देखा तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ कैसे रही है। तुमने सिर्फ 1 महीने ही ट्रेनिंग की है, इसीलिए मैं भी अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। फिर मैंने अपने मेंशन से देखा कि रात के वक्त तुम कहीं जा रहे थे, इसीलिए मैं भी तुम्हारे को यहाँ पर फॉलो करते हुए आ गई और मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं किया था, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते करते इस फॉरेस्ट में आ गई क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए नाइट के वक्त यहाँ पर आए हो। नॉक्स भी एक स्माइल करता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि थालिया तो मुझसे यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही है क्योंकि मैं इसके यहाँ पर इंटेंशन को फील कर सकता हूँ, लेकिन ये एक चाइल्ड है और इसे नहीं पता कि ये वर्ल्ड काफी ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए एक लड़के का पीछा करते हुए फॉरेस्ट में आ गए, वो भी रात के वक्त। लेकिन अब मैं इसे वापस भेज नहीं सकता क्योंकि हम फॉरेस्ट के काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर काफी सारे बीस्ट हैं जो कि इसके ऊपर अटैक करके इसे मार सकते हैं। इसी के साथ वो थालिया से कहता है तो ठीक है, तो मुझे यहाँ पर फॉलो करो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी यहाँ पर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शाउट आउट करने के लिए आया हूँ, ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई हेल्प करने वाला हूँ। इसी के साथ वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए कोई डेंजरस पर्सन है और मेरे यहाँ पर जितने भी राज के बारे में जानती है ये किसी को बताने वाली है फैमिली में जाके। तभी थालिया नॉक्स को थैंक यू कहती है, नॉक्स उसकी ओर देखने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है उनकी कन्वर्सेशन को बिगाड़ते हुए वहाँ पर काफी सारे वुल्फ आ जाते हैं। नॉक्स और थालिया से कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, इन सभी को मैं यहाँ हैंडल करता हूँ, तुम्हें मेरे पीछे ही रहना है क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी स्वॉर्ड को यूज करने वाला हूँ। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर तो सच में सिचुएशंस काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती जा रही है। मुझे पता है कि ये वुल्फ का एरिया है, लेकिन यहाँ पर तो सच में काफी ज्यादा वुल्फ आ चुके हैं। लगता है जो आइटम मुझे यहाँ पर चाहिए उसको पाने के लिए यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे इन सभी वुल्फ से फाइट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर कोई भी बॉस मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक एलिट मॉन्स्टर है जो कि पावर के मुकाबले में किसी भी हद तक बॉस मॉन्स्टर से कम नहीं है। नॉर्मल वुल्फ होते हैं जो कि इवॉल्व हो चुके हैं, जिससे कि इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। मुझे नहीं पता कि अगर ये मुझ पर अटैक करता है तो मैं इससे फाइट में जीत भी पाऊंगा कि नहीं।